हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि हमने आपके लिए विश्व और भारत के भूगोल से संबंधित हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं। पहली वीडियो में हमने आपको विश्व का भूगोल कराया था, अब दूसरी वीडियो में हम आपको भारत का भूगोल करा रहे हैं। पहली वीडियो में हमने आपको जो विश्व से संबंधित पहले जानकारी दी थी, फिर उसके बाद हमने आपको एमसीक्यू कराए थे। ऐसे ही हम भारत के भूगोल के बारे में पहले आपको जानकारी देंगे, उसके बाद आपको एमसीक्यू कराएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 150 प्रश्न आपके चल रहे हैं। पहले में मैंने आपको 60 प्रश्न कराए थे, अब 90 कराऊंगी। इस प्रकार से आपके टोटल इवेंट 150 प्रश्न हो जाएंगे और सारी ही जो प्रश्न होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उससे ज़्यादा अच्छी आपको जानकारी दी जाएगी, जिसमें से आप खुद से अपने आप से एमसीक्यू निकाल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। जो दोस्त आज ही चैनल से जुड़े हैं वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर दे, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। भारत का जो कुल क्षेत्र वर्ग किलोमीटर है वह इतना है और विश्व के जो क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, ये सभी को पता है और ये प्रश्न मोस्टली पूछा भी जाता है। भारत में 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन अब ये चेंज हो चुके हैं। 28 से अब बदल चुके हैं, 28 से 33। ये आपको मैं बताऊंगी अगली वीडियो में कि कितने राज्य बन चुके हैं, क्योंकि नए राज्यों की जानकारी भी मैं आपको पूरी दूंगी। 28 तक सभी को पता है, जो नए राज्य बने हैं उनके बारे में अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। केंद्र शासित प्रदेश इतने ही हैं। भारत के 9 राज्यों 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्रों के साथ लगती हैं। चलिए आगे देख लीजिए। आगे देखिए, कर्क रेखा भारत के मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? ये आपके राज्य हैं। प्रश्न में से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो कर्क रेखा है वह गुजरात से होकर गुजरती है या नहीं, तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत की मानक समय रेखा इतनी इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, यह 5 राज्यों से गुजरती है तथा ग्रीनविच समय रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे रहती है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश से है। ये प्रश्न जब उत्तर प्रदेश का आपको हम जीके करा रहे थे वहाँ पर भी आपका ये आया था, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा एवं गोवा सबसे छोटा राज्य है, ये भी आप नोट डाउन करें। भारत की सबसे ऊंची चोटी गोडविन ऑस्टिन K2 है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। मैकमोहन रेखा भारत व चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। रेड क्लिफ सीमा भारत व पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये सारा जितना भी टॉपिक है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पर आगे चलते हैं। विस्तार इसका देख लेना आप, ये विस्तार भौगोलिक विस्तार, उत्तर दक्षिण लंबाई, दक्षिणतम बिंदु, ये सारा विस्तार आप इसमें आराम से देखना पहुँच करके, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। भारत की सर्वाधिक सीमा रेखा वाला पड़ोसी देश बांग्लादेश है। पड़ोसी देश यहाँ पर सब दे रखा है इसमें। चलिए आगे देख लीजिए। भारत के पर्वत शिखर, प्रमुख जो पर्वत शिखर हैं उनके बारे में देख लीजिए। भारत के जो प्रमुख पर्वत शिखर हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, माउंट एवरेस्ट, माउंट K2, धौलगिरी, अन्नपूर्णा, माउंट कामेट, और इन ये कहाँ पर स्थित है यहाँ पर इसके बारे में है, और ऊंचाई मीटर में इनकी कितनी है, ये सारी जानकारी यहाँ पर है। इसको अच्छे से आप नोट डाउन करें नोटबुक पे, इसको याद करें, ठीक है। भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? सिंधु, फिर गंगा, फिर यहाँ पर ये कहाँ से इनके मुहावने यानी कि संगम कहाँ पर होता है, और लंबाई इनकी कितनी है। अब जैसे हम गंगा के बारे में, गंगोत्री के पास से गोमुखी हिमानी इसका गोमुख स्थल है, ठीक है। और संगम कहाँ होता है इसका? बंगाल की खाड़ी में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, लेकिन निकलती कहाँ से? गंगोत्री के पास से, गोमुख के पास से, ठीक है। और ये इसकी लंबाई है। तो ये भारत की प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी है। आगे और भी नदियाँ हैं, इनको भी आप आराम से देखना। ब्रह्मपुत्र, सतलज, रावी, व्यास, यमुना, चंबल, सबके बारे में इन्होंने जानकारी बताई है। उद्गम स्थल और संगम यानी कि मिलना मुहावना कहाँ है इनका, ठीक है। यहाँ पर भी नदियों के बारे में ही, इसको अच्छे से आप नोट डाउन करें और इसको पढ़ें ठीक से बैठकर। और इसको नोट डाउन करने के बाद जो है इसकी रीडिंग आप 1-2 बार करेंगे तो अच्छे से आपको ये याद भी हो जाएंगे। अब आते हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। जो भारत की जो प्रमुख झीलें हैं उनकी जानकारी है के बारे में
क्या है प्रमुख झीलें देख लीजिए। प्रमुख झील और महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं इनके बारे में। चिल्का उड़ीसा का सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है। लोनार महाराष्ट्र में ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झील है। गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तराखंड की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है रिहंद नदी पर। ठीक है, ये सारा देख लेना आप इसको अच्छे से। मीठे पानी की पिछोला राजस्थान मीठे पानी की कृत्रिम झील है। ठीक है, डुप्लीकेट, कृत्रिम का मतलब डुप्लीकेट है ना। एक तो होती है प्राकृतिक यानी कि प्रकृति के द्वारा, और एक होती है कृत्रिम जो खुद से बनाई गई है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, मुख्य बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में हीराकुंड जल विद्युत परियोजना उड़ीसा में और महानदी पर है। इस परियोजना पर विश्व का सबसे लंबा बांध बना हुआ है। सरदार सरोवर परियोजना ये गुजरात में है और नर्मदा नदी पे है। तो ये वाजिब परियोजनाएं और राज्य में जहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी पर है, ये भी आप अच्छे से पढ़िए। चलिए आगे चलते हैं। आगे है वही बहुउद्देशीय परियोजना और राज्य नदियाँ। ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ना, इसको पोस्ट करके पढ़ लीजिए या फिर इसको आप नोट जो डाउनलोड कर लीजिए वीडियो को, आराम से इसको नोट डाउन करिए नोटबुक में, या फिर वीडियो भी आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें लर्न हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। भारत में कृषि की महत्वपूर्ण क्रांतियाँ कौन कौन सी हुई हैं, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्रांतियों के बारे में, क्योंकि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, तिलहन के उत्पादन, ये सब क्रांतियाँ आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो ज़रूर नोट डाउन करिए, क्योंकि क्रांतियों से क्वेश्चंस आता ही आता है। कोई सी भी क्रांति से 100% आप मान के चलो प्रश्न आपका आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है मुख्य कृषि फसलें एवं उत्पादक राज्य। कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं भारत की और उसके उत्पादक राज्य कौन से हैं उसके बारे में। अब जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, गन्ना, जो हमने उत्तर प्रदेश वाली आपको कराई है वीडियो, वहाँ पर भी इसके बारे में काफ़ी अच्छे से जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ और भी राज्यों के नाम फसलों के वहाँ पर बताए गए हैं, तो इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लें। ये भारत के आपके भूगोल के बारे में है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के भौगोलिक उपनाम, ये बहुत अच्छा मैं कंटेंट आपके लिए लेकर आई हूँ इसमें टॉपिक में। ये देखिए कितना अच्छा है। ईश्वर का निवासी स्थान प्रयाग को बोला जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब है ना। 7 टापुओं का नगर मुंबई है। बुनकरों का शहर पानीपत है। पश्चिम बंगाल का अशोक दामोदर को बोला जाता है। जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद, कोयला नगरी धनबाद। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी, इसको आप ज़रूर नोट करना, इसको तो आप ज़रूर ही करना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न तो सभी जगह से आते हैं, लेकिन कुछ नया पता चलता है तो उसको ज़रूर देखा करें। त्योहारों का नगर जो है मदुरै है, तो ये भौगोलिक उपनाम है। इधर ये शहर है, तो इनको शहरों को देख लीजिए, इनके भौगोलिक नाम क्या क्या हैं। ये तो मोस्टली सभी को पता है कि जयपुर को गुलाबी नगरी बोला जाता है और केरल को मसालों का बगीचा बोला जाता है। लेकिन भारत का मैनचेस्टर क्या है, अहमदाबाद को क्यों बोला जाता है। कुछ इस तरह की भी जानकारी आप रखें कि इन शहरों को, इनको भौगोलिक नाम क्यों दिए गए, क्या रीज़न था कि इनको जो है भौगोलिक नाम दिए गए। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। ठीक है, ये तो अधिकतर लोगों को पता ही है कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है। अगर नहीं भी पता है तो थोड़ी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब जैसे हैदराबाद है मूसी के किनारे, आगरा यमुना नदी, अहमदाबाद साबरमती, बद्रीनाथ अलकनंदा, कटक महानदी, दिल्ली यमुना। इस तरह से ये सब आप पढ़ लीजिए सभी शहर के बारे में और सभी नदियों के बारे में, कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे। ठीक है, अब देखें जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य कौन से हैं और 4 छोटे राज्य कौन से हैं, यहाँ आप इसको पढ़िए आराम से। पहला उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, फिर सबसे छोटे राज्य सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, फिर गोवा। सबसे छोटा जो है गोवा है ना। और सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। ये हम उत्तर प्रदेश का जो हमने जीके कराया वहाँ हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, चलिए तो भौगोलिक स्थिति हो गई आपकी। आगे देख लीजिए थोड़ा सा, और इसमें आगे है पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण समझौते व सम्मेलन कौन कौन से हुए हैं। तो ये सभी यहाँ पर बताए गए, जो 1972 से शुरू होकर यहाँ पर कब तक के दिखाए गए हैं। यहाँ पर ये 2021 तक के ये आपका पूरा रिकॉर्ड दिखाया गया। ग्लासगो सम्मेलन स्कॉटलैंड COP26 2021 नवंबर में इसका रखा गया है, जो अभी नहीं हुआ होगा, लेकिन यहाँ तक आप पूछा जा सकता है कि कहाँ हुए हैं, लेकिन आगामी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारे आप नोट डाउन कर लेना, इसके सम्मेलन जितने हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
पर्यावरणीय दिवस एवं वर्ष, ये भी बहुत अच्छा कंटेंट है आपके लिए। ये ज़रूर आप तिथियां नोट कर लीजिए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस, ये सब चीज़ें आपको यहीं पर मिल गई हैं। आपको कहीं अलग अलग ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विश्व पर्यावरण दिवस, ओजोन दिवस, खाद्य दिवस, ये तो ओजोन दिवस, खाद्य दिवस तो मोस्टली पूछे ही जाते हैं। पर्यावरण दिवस भी, तंबाकू का भी, ये विश्व जल दिवस, ये तो मोस्टली पूछे ही जाते हैं आप लोगों से, ठीक है। और दाल, पर्यटन, हाँ ये देशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये भी ये नया शुरू है, हो सकता है ये आपसे पूछा जाए। चलिए आगे चलते हैं। अब आ गए हम आपके प्रश्नों पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 60 मैं आपको करा चुकी हूँ। 60 प्रश्न, 70 प्रश्न आपके हो चुके हैं, सॉरी 60 हो चुके हैं, तो 61 से हम शुरुआत करेंगे। इस प्रकार से आपके 70 हो जाएंगे और 150 आपके कंप्लीट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है? दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो मेरा फिर से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो का कंटेंट बहुत अच्छा है और मैं चाहती हूँ कि ये सभी तक पहुँचे आपके द्वारा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न का उत्तर है आपका 61 का सी, गौर माता, ठीक है। भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तटरेखा वाला राज्य पूछा गया है, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है? बहुत अच्छा प्रश्न, नोट डाउन करिए। तो ये है आपका बांग्लादेश। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जरूर अपना आप करिए इसको, ठीक है। अभी अभी आपको बताया है। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत जो है चोटी किस श्रेणी में स्थित है, इसके बारे में बताना है। तो 65 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, हिमालय में, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ये मैंने आपको भी चोटियों के बारे में बताया, वहाँ देखिए जाकर इसकी ऊंचाई, इसका आंसर लगाइए खुद से। फिर है नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में है? ये उत्तर 67 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, उत्तराखंड में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल बताइए इसको। कौन सी एक नदी अरब सागर में मिलती है? ये भी आपको बताना है, अभी अभी मैंने बताया है आपको इसका उत्तर। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बिल्कुल अभी अभी आपको बताया है मीठे पानी की झील के बारे में। जोग जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, यानी कि स्थित है? 74 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, शरावती। शिव समुद्रम जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो 75 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, कर्नाटक। नवीन जलोढ़ मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसमें बताना है। तो 76 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, खादड़ नाम से। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है, इसके बारे में बता देते हैं आपको। 81 का आपका ए, काली मिट्टी। गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है, किससे आच्छादित है? तो 82 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, काली मिट्टी से, यानी कि वहाँ पर काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। काली मृदा यानी कि मिट्टी किस फसल की खेती हेतु उपयुक्त होती है? तो ये तो शायद सभी को पता होगा कि ये प्रश्न मोस्टली पूछा जाता है और ये कपास के लिए उपयुक्त होती है। किस राज्य में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ये प्रश्न बहुत बार हो चुका है, करिए इसको अपना आप से। भारत का कौन सा राज्य जूट व पटसन की उपज के लिए प्रसिद्ध है या जाना जाता है? तो 85 का आपका हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? बिल्कुल अभी अभी आपको ये बताया, लगाइए इसका उत्तर खुद से। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका केरल राज्य विश्व भर में निम्न से किसके, यह भी अभी आपको बताया, करिए इसको। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? ये बताते हैं आपको। 87 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, दार्जिलिंग में। केसर की सबसे अधिक मात्रा कहाँ उत्पादित होती है? जल्दी से बताइए इसका उत्तर। तो इसका उत्तर जम्मू कश्मीर में जो है केसर की जो है मात्रा सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है, यानी वहाँ सबसे ज़्यादा होता है। गुलाबी क्रांति के बारे में बताइए, रजत क्रांति के बारे में भी आप बताइए। मैं अभी बिल्कुल क्रांति के बारे में आपको बताकर आ रही हूँ ऊपर। भारत में काकरा पार सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये हम बताते हैं आपको। तो 91 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, गुजरात में, ठीक है। अगला प्रश्न है जवाहर सागर परियोजना भारत की किस नदी पर स्थित है? इसमें बताना है आपको कि जो जवाहर सागर परियोजना है भारत की किस नदी पर स्थित है। चलिए बताइए इसका उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 91 का डी, गुजरात में, ठीक है। जवाहर सागर योजना का 92 में आपका उत्तर हो जाएगा 90, ये मैंने आपको बता दिया। 91 में गुजरात हो जाएगा काकरा पार सिंचाई योजना, और 92 में आपका उत्तर हो जाएगा चंबल, ठीक है।
चंबल नदी पर स्थित है ये जवाहर सागर परियोजना। फिर है नागर सागर प्रयोद्देश्य परियोजना कौन सी नदी पर है, ये बहुत अच्छी है। तीनों ही प्रश्न आप जरूर नोट डाउन करें अपनी नोटबुक में। तो 93 का आपका हो जाएगा सी, कृष्णा नदी पर। तीनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाला भी आपका काकरा पार सिंचाई परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना, तीनों को जरूर नोट डाउन करें, ठीक है। आएगा एग्जाम में तो फिर मत कहना बताया नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य लौह अयस्क के सर्वाधिक उत्पादक राज्य हैं, ठीक है। इसका उत्तर आपका 94 का हो जाएगा डी, ये सभी, उड़ीसा भी, झारखंड भी और छत्तीसगढ़ भी। भारत में सोने का उत्पादन किस राज्य में अधिक मात्रा में होता है, बहुत अच्छा प्रश्न। 95 का आपका ए, कर्नाटक में पहुंच जाइए सोने के लिए, कर्नाटक में। निम्न में से कौन सा राज्य पेट्रोलियम उत्पादक का राज्य है, सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम होता है वो कौन से राज्य में होता है, तो 96 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी, महाराष्ट्र में भी, असम में भी और गुजरात में भी। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है, तो ये तो सभी एकदम समझ गए होंगे कौन सा औद्योगिक नगर है, जमशेदपुर, ठीक है, बहुत जाना जाता है उद्योग के उसके लिए। अगला है भिलाई। निम्न में से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है, इसे बताना है कौन सा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। तो बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर, ठीक है। टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना जमशेदपुर में किस वर्ष की गई थी, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा बना है। ऊपर वाला भी प्रश्न आपका काफ़ी अच्छा है, इसको भी आप जरूर नोट डाउन करें, ये वाला उद्योग नगर वाला, और सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र भी, ठीक है। कोयम्बटूर के बारे में भी आपके बारे में इसमें प्रश्न में पूछा जाता है, कोयम्बटूर के बारे में। तो 99 का आपका प्रश्न है टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना जमशेदपुर में किस वर्ष की गई थी, इस प्रश्न को भी पूछा गया है कई बार। तो 99 का आपका हो जाएगा डी, 1907 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा राजमार्ग वाराणसी कन्याकुमारी तक जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। 100 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, 100 का आपका उत्तर ए, NH7, ठीक है। किन दो राष्ट्रीय राजमार्गों को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी आपका। 181 NH1 और NH2 को क्या कहा जाता है, ग्रांड ट्रंक रोड। बहुत पुरानी है ये, और किस टाइम बनवाई गई थी पता है आप लोगों को, मुगल शासन में बनवाई गई थी, किसने बनवाई थी ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और किसने इसको नाम दिया था। अगला प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की लंबाई कितने किलोमीटर है, तो इसका उत्तर भी बता देते हैं आपको। 102 का आपका बी, इतने किलोमीटर, 5846 किलोमीटर, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है ये, इसको पढ़िए थोड़ा सा डिटेल में, क्या है योजना, क्या मतलब क्या बताया गया है इसके बारे में। ये तो पता ही है इसकी लंबाई कितनी है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ना। राष्ट्रीय राज्य जलमार्ग 2 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो 103 का आपका सी, इलाहाबाद से हल्दिया तक, ठीक है। अगला प्रश्न, पूर्व रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो 104 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, कोलकाता, ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय ये है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय, पूर्व मध्य रेलवे, कंफ्यूज मत होना, बीच में यहाँ पर मध्य आ चुका है। तो 105 का आपका बी, हाजीपुर में। देश में सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, ये भी अच्छा प्रश्न है। 106 का आपका ए, विवेक, इसमें आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 106 का ए, विवेक एक्सप्रेस। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न, सर्वाधिक तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है, तो 107 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, तेजस एक्सप्रेस। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी, 108 का आपने सभी ने लगा लिया होगा, और ये मुझे लगता है मोस्टली सभी बच्चों को पता होगा। तो 160 का बी, 1853 ईस्वी में। कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, इसको जरूर नोट डाउन करें। 109 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, बेंगलुरु में, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में है, तो 110 में बताइए कि हाँ कहाँ पर है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। तो ये आपका जीके में भी मैंने कराया है, जो आपका यूपी जीके कराया है। 110 का आपका ये उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, इलाहाबाद से हल्दिया। 111 का आपका सादिया से धुबरी, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2
ये है सादिया से धुबरी। 111 का आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो 112 का आप लगा लीजिए ए, उड़ीसा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो इसे बताना है। प्राकृतिक बंदरगाह 113 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, विशाखापट्टनम। निम्न में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? तो 114 का आपका ए, कांडला। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? 115 का आपका डी, मुंबई। ठीक है, आगे देखें। देश का रासायनिक बंदरगाह कहाँ स्थित है? बंदरगाह, रासायनिक बंदरगाह कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो 116 का आपका हो जाएगा ए, दाहेज। निम्न में से कौन सा हार्बर पत्तन है? 117 का डी। ये सभी, कांडला भी, मुंबई भी और चेन्नई भी। कौन से दशक में भारतीय जनसंख्या की महान विभाजक रेखा कहा जाता है? तो बताइए 118 का क्या उत्तर होगा? 118 का आपका ये 1911 से 1921। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ये प्रश्न अभी आपको करा चुके हैं। जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, ये भी। न्यूनतम साक्षरता दर वाला ये नहीं बताया, तो बता देते हैं। सबसे न्यूनतम साक्षरता दर थी बिहार की। ठीक है, 2011 की जनगणना अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है, ये प्रश्न भी आपको करवा चुके हैं अभी डिटेल में हम। तो अब आगे वाला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं? मध्य प्रदेश के बारे में पूछा गया है। तो 125 का आपका उत्तर हो जाएगा डी। ये सभी बैंगा, मुइया, मुरिया, सब ये जो हैं मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। अगला प्रश्न, लेप्चा किस राज्य की जनजाति है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 126 का आपका बी, सिक्किम की। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बिल्कुल, अभी भी कोलकाता, पुणे किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल, ये प्रश्न हमने अभी आपको बताए हैं शहरों के बारे में। नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो आप डिटेल को पढ़िए और इन प्रश्नों को खुद से करिए। ठीक है, आप डिटेल पढ़ेंगे, आपको जानकारी मिलेगी, फिर आप खुद से करेंगे तो और भी अधिक आपको ज्ञान प्राप्त होगा। चलिए आगे चलते हैं। कानपुर किस नदी के किनारे, ये भी आप खुद से करेंगे। अब आते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र पर। ठीक है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये प्रश्न अच्छा है, इसको आप जरूर नोट डाउन करें। 136 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, अर्नेस्ट हेकल ने। पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहाँ किसी भी आकार प्रकार के जीवों का निवास कहलाता है। ये हमने पर्यावरण की जो वीडियो आपको कराई है वहाँ भी ये मिलेंगे आपको प्रश्न। ठीक है, भूगोल से संबंधित है तो पर्यावरण भूगोल कहीं ना कहीं आपस में मिलते हैं। इटाई, हाँ, जो नए हैं वो प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ। इटाई रोग किसके कारण होता है? ये प्रश्न आपने शायद ना पढ़ा हो और पहले भी शायद कहीं ना पढ़ा हो। तो 139 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, कैडमियम के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से अम्ल वर्षा का क्या कारण है? ये भी आपको पता है, तो लगाइए इसका उत्तर। 141, जैव विविधता का पिता किसे कहा जाता है? ये अच्छा प्रश्न है। 141 का आपका बी, ई ओ विल्सन को। निम्न में से कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न जरूर नोट डाउन करिए, ये भी जरूर नोट डाउन करें। तो 142 का आपका सी, असम। ठीक है, यानी कि असम। निम्न में से सतपुड़ा राज्य राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सतपुड़ा राष्ट्रीय, ये भी मैंने आपको बता रखी। राष्ट्रीय उद्यान के प्रश्न आपको जहाँ से भी मिले, जैसे भी मिले, आप जरूर नोट डाउन करें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा आता है। इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देख लीजिए। बाघों के संरक्षण हेतु बाघ परियोजना किस वर्ष शुरू की गई है? तो 144 का आपका उत्तर सी, 1973 में बाघ परियोजना। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो नहीं है उसके बारे में आपको डायरेक्ट बता देते हैं। सी इसमें सुमेलित नहीं है, लाल पांडा परियोजना। इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये कब शुरू हुई थी। बाकी सब सही हैं, ये भी हाथी परियोजना। और इसको हाथी परियोजना को आप नोट डाउन भी करें, क्योंकि इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित ब्रटलैंड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? देख लीजिए इसका उत्तर। 146 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, 1987 में। पर्यावरण संबंधी COP25 ये आप करिए, मैंने अभी इसके बारे में समझाया था आपको। जैव विविधता से संबंधित रामसर समझौता कब किया गया? तो ऑप्शन इसके आगे हैं, यहाँ देख लीजिए इसके आंसर कब किया गया है। ये 148 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा, लगा लीजिए इसका ए, 1975 में। ठीक है,
वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसके बारे में पूछा गया है। कहाँ पर स्थित है ये, तो 149 का आपका हो जाएगा बी, इंग्लैंड में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना कब की गई, ये भी जरूर नोट डाउन करें। लास्ट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो इसकी की गई थी 1971 में। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके 150 प्रश्न ये जो है पूरे हो चुके हैं। इसमें से आपको विश्व और भारत के भूगोल की संपूर्ण जानकारी मैंने दी है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भूगोल से संबंधित 2 वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में पहले से ही है, उनको भी आप देखिए। वहाँ पर आपको जो है, ये तो कुछ न्यू आपके लिए मैं लेकर आई थी प्रश्न भूगोल से संबंधित। वैसे तो भूगोल में जो है पुराना नया कुछ नहीं होता, लेकिन आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। हो सकता है वहाँ पर आप कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस मिल जाएं आपको, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ इस वीडियो का और भी स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो और उनका भी पेपर अच्छे से जाए।